हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे आज की कथा जो हमने पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, उसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। फाइन। तो ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 1 होने वाला है। चैप्टर डिटेल में करने के लिए मैं आपको श्योर नहीं कर सकता कि ये चैप्टर है जो मैं आपको 5 पार्ट्स में कंप्लीट करवाऊं या 6 में। टारगेट यही है कि आपको इस चैप्टर का हर एक पार्ट डिटेल में कवर करना। फाइन। तो हमारे पास टाइम है, इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मोर ओवर काफी डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर ये वाला चैप्टर पहले करवाया जाए, नाजिज्म वाला बाद में करवाएं। तो फाइन, आपकी इस डिमांड को पूरे करते हुए पेश है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये चीज डिटेल में पढ़ी थी या समझी थी कि कोई भी बड़ा इवेंट होता है वो एकदम से नहीं हो जाता, उसके पीछे प्रॉपर और पूरी बैकग्राउंड रहती है। ठीक है, पूरी बैकग्राउंड, पूरी हिस्ट्री, सोशल इफेक्ट, उसका सोशल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन, मिलिट्री रीजन, सारे रीजन ऑलमोस्ट। ठीक है, तो तभी वो इवेंट अपनी जगह लेता है, बैकग्राउंड खरीदनी होती है। जैसे हम रिकॉल करते हैं थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन को। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि जो सोसाइटी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वहां क्या सिस्टम चल रहा था, जो सोसाइटी थी पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एस्टेट 1, एस्टेट 2 एंड एस्टेट 3। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स नहीं थे और इकोनॉमिकल क्राइसिस थे, मिलिट्री रीजन बन गए थे, बहुत कुछ। और करते कराते इस सारे सीक्वेंस का क्या आउटपुट आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ऐसा कि बेशक उसे वो हुआ फ्रांस में, पर उसका इफेक्ट पूरी दुनिया तक रहा और वो आज तक कायम है। हमने अपने चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में मैंने इंडिया की प्रेएम्बल आपको बताई थी। ठीक है, तो वहां इंडिया की प्रेएम्बल में कुछ जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिए गए हैं, जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे के सारे की वर्ड्स हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ कंसर्न्ड है। इन दिस वे वी कैन से फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है सारी दुनिया पर गया। इसी तरह इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है टॉपिक सोशलिज्म के बारे में और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। देखो स्टूडेंट, चैप्टर का नाम एक ही है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, पर अगर हम इसे स्प्लिट कर दें, आपस में तोड़ दें, तो 2 टॉपिक्स निकल के आ जाएंगे। एक ये वाला सोशलिज्म इन यूरोप, दूसरा रशियन रेवोल्यूशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे डिस्कस करते हैं। आई रिपीट, today's topic is of class 9 history portion, socialism in Europe and Russian Revolution, and this is the part 1 of this video, of this chapter. Fine. तो डिमांड आई थी आप लोगों की इसीलिए आ रही थी ये चैप्टर करवाने की, ये स्कूल के यूनिट टेस्ट में इसे ऐड किया होगा या टर्मिनल में किया होगा। तो बात हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में कहां चलते हैं ये समझने के लिए जो लिखने वाले पॉइंट्स हैं वो अलग से लिखा हुआ है। फ्लैशबैक में चलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप भी थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, 1789। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फ्लैशबैक में हम इतना चलेंगे कि 100 साल पीछे, 100 साल से ज्यादा पीछे चलेंगे। हमने रशियन रेवोल्यूशन की बात करनी है 1917, और ये मैं बात कर रहा हूं 1789 की, मतलब 100 साल भी पीछे चलेंगे, या अगर बुक के अकॉर्डिंगली लगाया जाए हम एक चैप्टर पीछे चलेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन।
फ्रेंच रेवोल्यूशन आप रिकॉल कर सकते हो क्या था कि सोसाइटी में एक चेंज आया। मैंने वर्ड बताया था रेवोल्यूशन, इट इज द यू कैन से कंप्लीट चेंज। इन सोसाइटी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। फाइन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वहां का सिस्टम क्या था गवर्नमेंट का? वही ओल्ड मोनार्ची सिस्टम था, ठीक है। राजा राज करता था, ऐश करता था, ठीक है। उसकी जो क्वीन थी वो काफी मेकअप वगैरह पर अपना खर्चा करती थी, ठीक है। लोग किसान भूखे मर रहे थे, ठीक है। राजा टैक्स इंक्रीज करना चाहता था और लोगों के पास पैसे देने के लिए, पेट भरने के लिए पैसे नहीं थे। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया एंड इट वाज द सक्सेसफुल वन। अब यहीं से टॉपिक निकल के आता है कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, वहां पर जो है सब्जेक्ट्स जो थे, प्रजा थी, दे बिकेम द सिटीजन्स। अब वो सिटीजन बन चुके थे, ठीक है। उन्हें प्रॉपरली ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड हो चुके थे, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन सेट हो चुके थे कि गवर्नमेंट भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती और लोगों को जो सिटीजन्स है उन्हें प्रॉपर अधिकार दिए गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन का यही आइडिया मैंने आपको थोड़ा अभी बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में था, पर इसका इफेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ। तो वर्ल्ड में कैसे हुआ? अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, द एज ऑफ सोशल चेंज। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। क्यों हुआ ये इरा या क्यों स्टार्ट हो गई? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया था, ठीक है। बेंचमार्क सेट कर दिया था कि यस, ओल्ड सिस्टम चेंज हो सकता है, न्यू सिस्टम है जो वो सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बहुत सारे विचारक लोग थे जिन्होंने आइडिया बनाया था कि गवर्नमेंट जब बनेगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब बनेगी तो कैसी होगी, किंग के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी, कौन सी शक्तियां नहीं रहेंगी, लोगों के पास अधिकार क्या होंगे, दिस एंड दैट, उन्हें सारा कुछ सेट हो गया था। और इसी चीज का जो इफेक्ट है वो सारे के सारे, जिसे बोला जाए दुनिया में दुनिया के सारे देशों में पड़ा, ठीक है। अब यहां पर क्या होने लग गया? न्यू आइडियाज बनने लगे, ठीक है। न्यू आइडियाज कि सोसाइटी ऐसी हो सकती है या सोसाइटी में जो चेंज करने की जरूरत है वो की जा सकती है। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में खास चीज हुई थी कि मोनार्की सिस्टम खत्म होके डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप हो गया और पावर किसके हाथ में आ गई? जो रॉयल फैमिलीज थी उनके हाथ से पावर निकल गई। पावर किसके हाथ में आ गई? लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों के हाथ में, ठीक है। अब उनमें से जो जीतने वाले थे, जो गवर्नमेंट, काफी लोग जैसे बोला जाए इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या बिजनेस वाले लोग थे, ठीक है। बिजनेस वाले को बोल सकते हो, हाँ बिजनेस। तो क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस लोग हैं, ये वर्क करके काफी पैसे कमा रहे थे और लोगों में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो रिच और पुअर लोगों के बीच में जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, रेगुलरली। बिजनेस के लोग जो थे, बिजनेस पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो ज्यादा से ज्यादा वर्किंग आवर रखते थे इंडस्ट्रीज में जहां प्रोडक्शन की जाती थी। लेबर्स को, जो वर्कर्स थे, उन्हें कम वेजेस दिए जाते थे, ठीक है। और उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी
कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। इंडस्ट्रियलिस्ट का मोटिव सिर्फ और सिर्फ क्या था? प्रॉफिट। प्रॉफिट उन्हें किसी भी कीमत पे चाहिए। अब जो सोशल चेंज का एज शुरू हुआ, जहां न्यू आइडिया आने लगे कि सोसाइटी में, अच्छा इस चीज को कैपिटलिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलो, जो अब न्यू आइडिया आने लगे कि सोसाइटी में ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए, जो रिच है बहुत रिच है, जो पुअर है बहुत पुअर है। चाहिए ये कि सोसाइटी है जो, उसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो फैक्ट्रीज लगा लो, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड लगा लो, सारे के सारी सोसाइटी के लोगों में बराबर ही डिवाइड होने चाहिए। सोसाइटी बैलेंस में रहे, कोई ज्यादा अमीर ना हो, कोई ज्यादा गरीब ना हो। तो यही आइडिया निकला सोशलिज्म का। अब मैंने दो शब्द बताए आपको, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। पहले मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, न्यू आइडियाज में आएगा सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है। हमें इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? बाकी सारा तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसमें यही शब्द कॉमन है, ISM, ठीक है। ISM कॉमन है इसमें, फाइन। तो जब किसी भी वर्ड के साथ ISM लग जाता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा नेशन, ठीक है, नेशनल, सॉरी, यहां ISM लगा दिया। अब ये ISM किस चीज को सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है विचारधारा को, किसी को, आइडिया, सोच को, ठीक है। अब ISM को तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। अब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का डिफरेंस हम जान लेंगे। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपनी पोटेंशियल के बेसिस पर, जैसे आजकल है, पोटेंशियल के बेसिस पर कितना मर्जी चाहे पैसा कमा सकता है, कितना मर्जी चाहे प्रॉफिट कमा सकता है। अगर उसे पैसा कमाना आता है, जब पैसे से पैसा खींचना आता है, ही और शी कैन बी रिच, जितना वो मर्जी चाहे, ठीक है। एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, किर्लोस्कर ब्रदर्स, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया में, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो बेसिकली जो किर्लोस्कर ब्रदर्स हैं, वो किसान के बच्चे थे दोनों, बट आज उन्होंने अपने हार्ड वर्क के बेस पर कहां से कहां पहुंच गए। इवन हमारे देश के जो रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी जी, उसके पिता धीरू भाई अंबानी, वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाला करते थे, यानी कि में वर्क करते थे, ठीक है। और उन्होंने अपनी इंटरनल कैपेसिटी के बेस पर पूरा एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया। तो अब यहां पर कैपिटलिज्म में कोई रोक टोक नहीं है कि बंदा अपनी पोटेंशियल के बेस पर कितना मर्जी रिच हो सके, फाइन। वो फैक्ट्री खोले, ठीक है, वर्कर्स को काम पे रखे, ठीक है, अपना और प्रॉफिट गेन की, इस चीज को अलाउ करता है कैपिटलिज्म। पर सोशलिज्म इसके बिल्कुल उल्टा है। यहां पोटेंशियल को कोई मान्यता नहीं दी जाती। यहां पर सीधा सा फंडा ऐसा है कि सारे का सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द सोसाइटी। वहां अगर सोशलिज्म की बात करें, आप में पोटेंशियल है पैसा कमाने की, प्रॉफिट गेन करने की, तो आप यहां पर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो सारे के सारे, वो सोसाइटी में डिवाइड होते हैं, फाइन। So this is the basic difference between socialism and capitalism. हाँ, ये नहीं मैं बोला किसी भी स्टेज पे कि सोशलिज्म अच्छा है या कैपिटलिज्म अच्छा है, पर दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस उसी बराबर में होते हैं। तो खैर हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो टाइम आया, ठीक है, उस पीरियड को बोलते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज, ठीक है जी।
एज ऑफ सोशल चेंज बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ, पहले यहाँ क्या हुआ कि न्यू आइडियाज एमर्ज होने लगे। पहले क्या होता था कि जो सोसाइटी थी, सोसाइटी ब्रॉडली एस्टेट्स में डिवाइडेड थी या किसी और सिस्टम के, और उससे सारी की सारी जो सोसाइटी को कंट्रोल करता था वो चर्च करती थी या किंग करता था। मैं पॉइंट लिख ही देता हूं। इसके अंतर्गत ही यही होगा। States and ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक एंगल लगा लो, चाहे वो सोशल एंगल लगा लो, सोसाइटी स्टेट में डिवाइडेड थी, ओके, और इन्हें कंट्रोल करता था, जहां चर्च कंट्रोल करती थी, और सोशल पावर को और फाइनेंशियल पावर को कंट्रोल करता था किंग। बट after the development in various colonies, many new ideas emerged कि जैसे जैसे कॉलोनीज डेवलप हुई, मैंने कॉलोनीज डेवलप हुई कि जो ये यूरोप के देश थे, इन्होंने काफी देशों पर कब्जा कर रखा था, वहाँ अपनी कॉलोनी से एस्टेब्लिश कर रखी थी, पर वहां भी ग्रेजुअल चेंज हुआ, ठीक है, न्यू आइडियाज जैसे आने लगे, तो उन्होंने न्यू आइडियाज आए एंड दे reshaped the social change, ठीक है, जो पुराने टाइप के जैसे ये वाला पॉइंट 1 में करा है, उसे रीशेप देना शुरू कर दिया, ठीक है। अब रीशेप तो होने लगे, पर आपने कहावत सुनी होगी, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है, तो यहां लिखा जा सकता है द आइडियाज वर वेरी, अलग अलग आइडिया थे, सो दैट, अलग अलग होने के कारण, सो दैट थिंकर सोसाइटी was divided into groups,
ग्रुप से लगा लीजिए कि अगर कोई बंदा पर्टिकुलर चीज को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है, तो जिसको भी फॉलो करता है उस ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। वो थे ग्रुप कौन कौन से? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। ठीक है, तो हर एक जो लोग थे, हर एक पर्सन था जो, उसके अलग अलग आइडिया थे भी सोसाइटी को रीशेप करना है तो किस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए। और इस तरह से तीन कैटेगरी बन गई सोसाइटी को रीशेप करने वालों की। एक थे कंजर्वेटिव्स, एक लिबरल, एक रेडिकल्स। देखो कुछ लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज हो, ठीक है, अभी अभी चेंज हो जाए रात के रात में, ठीक है, तो वो थे रेडिकल्स। जो तो चाहते थे ग्रेजुअल चेंज, ठीक है, वो थे लिबरल्स। और जो चाहते थे कि सोसाइटी का जो यही सिस्टम रहे स्टेट वाला जैसे इस तरह, तो वो थे कंजर्वेटिव्स। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्यूज ऑफ लिबरल्स, व्यूज ऑफ रेडिकल्स एंड व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव्स। ठीक है, मैं ये यहां पे रब कर रहा हूं, एक बार फर्दर हम पढ़ेंगे। लिबरल्स हो गए, रेडिकल्स हो गए या कंजर्वेटिव्स हो गए, ये सोसाइटी के वो लोग थे जो एक पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करते थे, उसे मानते। ठीक है, वो यहां पर पॉइंट बनता है व्यूज ऑफ लिबरल्स, ठीक है, पहला बहुत अच्छे वाला, ठीक है, they wanted a nation which tolerated all the religions ये ऐसे देश की कामना करते थे कि उस देश में सारे लोग, सारे धर्म बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, they wanted क्या था इसमें, सॉरी, they opposed, सॉरी गलत लिखा, they opposed uncontrolled powers of any monarch or ruler। ये बहुत अच्छा आइडिया दूंगा कि वो किसी भी रूलर या मोनार्च की जो अनकंट्रोल्ड पावर जो थी उसे अपोज करते थे, भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
नहीं होनी चाहिए। तीसरा, दे वांटेड safeguard of individuals rights against गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारे इंडिया में भी है कि गवर्नमेंट भी या रूलर जैसे चाहे मोनार्च लगा लो कि वो इंडिविजुअल को जो राइट्स होते हैं उन्हें भी सेफगार्ड प्रदान करना चाहते थे कि सरकार अपनी मनमर्जी ना कर ले। जैसे इस वक्त हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है क्योंकि सरकार ने 3 बिल ऐसे ला दिए जिसके कारण किसानों की लाइफ पर और मोरओवर सारे देश के लोगों की जनता पर उसका असर होगा। ठीक है, तो ऐसा वो स्ट्रक्चर चाहते थे कि इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उस पर गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी ना कर पाए। ठीक है, ये वाला थर्ड पॉइंट था। चौथा, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को ज्यादा फेवर करते थे, पर नहीं, दे वर नॉट द डेमोक्रेटिक्स। या इस पॉइंट में नेक्स्ट में जाएगा। ठीक है, दे वर an elected parliamentary government। ठीक है, पार्लियामेंट्री की बात की आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही, वो नेक्स्ट पॉइंट में समझाऊंगा। ऑल्सो they wanted independent judiciary with well-trained judges। वो चाहते थे कि जो जुडिशरी है, जैसे इंडिया में अमेरिका में है, कि जुडिशरी भी पूरी तरह इंडिपेंडेंट हुए और जो वहां पर जो जजेस होने चाहिए वो भी वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। दिस वाज द डिमांड, ये विचार रखते थे वो लोग। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि लिबरल बहुत अच्छे थे, डेफिनेटली उनके आइडियाज तो अच्छे थे, पर सारे आइडिया अच्छे कैसे हो सकते हैं? अब यहां क्लियर हो जाएगा, मैंने ये बात नहीं बोली। They were not democratic, they favored only men with property can vote। ठीक है, समझ आ गई? वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, वो इस चीज के फेवर में थे कि जो मेल है, मैन, वही जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट कर पाए। दे डोंट वांट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो ये चाहते थे सिर्फ मेल ही वोट कर पाए और वो भी प्रॉपर्टी वाले। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के वो अगेंस्ट थे।
they do not want they do not want the woman vote, वो ये नहीं चाहते थे कि वुमेन वोट करे। ये उनके आइडियाज थे कुल मिलाकर। फाइन, दीज आर द आइडियाज ऑफ लिबरल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे रेडिकल्स की। एक चीज का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन अपने आइडिया से उसके 100% आइडिया सही नहीं होते और 100% गलत नहीं होते। तो आप इसे देख के अच्छी तरह से आइडिया लगा सकते हो कि लिबरल्स के आइडिया अच्छे थे पर सारे के सारे आइडियाज अच्छे नहीं थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यूज ऑफ रेडिकल्स। चलो पहले इसे रब कर देते हैं, फिर हम आगे पढ़ पाएंगे। कहीं से व्यूज ऑफ रेडिकल्स इतना करना पड़ेगा। व्यूज ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। लिबरल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम रेडिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो वो विचार रखते थे। दे वांटेड एन elected government by majority of people। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि ये ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पर जो गवर्नमेंट हो वो मेजॉरिटी लोगों के द्वारा चुनी गई होनी चाहिए। इसका मीनिंग यहां पर क्या हो रहा है कि ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते थे। ठीक है, दे अपोज्ड privileges for big landowners and wealthy फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है, वो इस चीज में बिलीव करते थे कि जो बड़े लैंड ओनर्स थे, जहां वेल्दी फैक्ट्री ओनर थे, उन्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट, दे डिसलाइक the property to be concentrated in few hands। वो इस चीज को डिसलाइक करते थे कि
पूरे देश में जो प्रॉपर्टी है वो कुछ हाथों में सीमित नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, वो ज्यादातर लोगों के हाथों में होनी चाहिए। अगर थोड़े से हाथों में सारी की सारी जो प्रॉपर्टी कंसंट्रेट होगी तो सोसाइटी वो अच्छी नहीं होगी, इनका मानना, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी ऑफ देम supported suffrage movement ठीक है। बहुत सारे रेडिकल्स ने सपोर्ट किया था, वुमेन सफरेज जो मूवमेंट चल रही थी उसे सपोर्ट किया था, तो ये सारे व्यूज थे रेडिकल्स के, ठीक है। एक रह गया, दे वर इंटरेस्टेड in complete and fast change in the society। वो इंटरेस्टेड थे कि सोसाइटी में जो चेंज हो वो बहुत फास्ट हो, ठीक है, और कंप्लीट तौर पर ये चेंज होना चाहिए, ये उनके व्यू पॉइंट थे, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव। अच्छा देखो, जो लोग चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो वो थे लिबरल्स और रेडिकल्स, जो चाहते थे चेंज ना हो उन्हें बोलते थे कंजर्वेटिव्स। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बता देता हूं, जो ये रेडिकल थे, रेडिकल ये थे फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। जो थे लिबरल्स वो थे अपर मिडिल क्लास के, ये ख्याल रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, मैं आपको कर देता हूं एक बार। इससे फर्दरली हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव के बारे में। इसके लिए थोड़े दो पॉइंट ही पढ़ेंगे खैर। ठीक है, ये वो लोग थे जो बड़े एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे, ठीक है, नोबल्स, लैंडलॉर्ड्स वो थे, ठीक है, या चर्च के लोग वो कंजर्वेटिव। अर्लियर, पहले मैं समझा देता हूं, लिखने को तो मैं लिख के लेंगे, छोटा सा पार्ट है। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो कंजर्वेटिव थे ये पहले बोलते थे कि ना ना जी सोसाइटी में कोई सोशल चेंज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सोसाइटी जैसी है वैसी, क्योंकि उनकी कुर्सी जाती थी ना। देखो, एक बड़ा ऑफिसर है बात, ठीक है, यहां पर जनता है, जनता डिमांड कर रही है सोशल चेंज हो और ये ऑफिसर चेंज हो जाए। अब ऑफिसर कौन है? ये कंजर्वेटिव वाला है। अगर वो जनता की बात मानेगा तो उसकी खुद की कुर्सी जाएगी ना। तो यही सीन यहां पर था। कंजर्वेटिव वो थे
जिनका लॉस होने वाला था, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी थी, उनके पास बहुत सारे राइट्स थे। तो अगर वो सोशल चेंज को एक्सेप्ट करते तो उनके सारे के सारे राइट्स खत्म हो जाने थे, उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जानी थी। दैट्स व्हाई स्टार्टिंग में बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कंजर्वेटिव लोग थे ये बोलते थे भी ना जी, सोसाइटी में चेंज की कोई जरूरत नहीं है। पर उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इट वाज द सक्सेसफुल वन। तो बाकी जो है कंट्रीज है वहां पर भी जो कंजर्वेटिव है ये ग्रेजुअली मानने लग पड़े भी अब तो लुटिया डूबेगी ही डूबेगी, तो हम सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट विद कंडीशन। कंडीशन क्या कि भाई भी हमारे पास्ट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, हम आपका सोशल चेंज एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो सोशल चेंज होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक है, तो यही दो पॉइंट है कुल मिला के, मैं इसे लिख देता हूं। अर्लियर इन द 18th century, earlier in the 18th century, the conservatives were not agree for the social change। मानते भी कैसे, ठीक है। तो यहां पर तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे, बाद में एग्री भी हो गई, बट in 19th century they accepted social change with the respect of their past and gradual change in the society। ठीक है, अब जब उन्हें पता लग गया कि सोसाइटी में तो चेंज होना ही होना है, ठीक है, तो उन्होंने भी उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ा। अगर वो एक्सेप्ट ना करते तो उनके पास्ट की रिस्पेक्ट कहां से होनी थी। ठीक है, भी जो भी ये बंदा था किसी वक्त राजा महाराजा थे, रिस्पेक्टफुल है ये वो, पर इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया फाइनली इन 19th सेंचुरी विद द रिस्पेक्ट ऑफ देयर पास्ट एंड ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज को इसे एक्सेप्ट कर लिया कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। तो ये वाले जो व्यूज है, व्यूज ऑफ कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल, वो व्यूज मैंने आपको तीनों बता दिए डिटेल में। और अगर इसका आपको क्वेश्चन आ गया ना, डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन द व्यूज ऑफ रेडिकल्स एंड लिबरल्स, तो आप अब डिटेल में लिख सकते हो। फाइन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये आएगा इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, मैं इंडस्ट्रीज बताऊंगा जरूर आपको। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, ठीक है, नॉर्मली होता है, क्योंकि जब तक हमें बैकग्राउंड नहीं किसी इंसिडेंट की पता चले तो हम फर्दर कुछ भी नहीं समझ पाते।
अब इस टॉपिक को डिटेल में करते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा लास्ट वाला है। वीडियो में सही नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं कम करके नीचे करके लिखता हूँ। लेट मी सी कि आपको विजिबल हो रहा है। हाँ जी, सही तरह से विजिबल हो रहा है आपको। तो अभी ये लास्ट वाला टॉपिक रहेगा वीडियो का। ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, पहले ये शब्द सुन लें फिर ज़्यादा समझ आएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था? बेसिकली एक वो वाला टाइम था जब ज़्यादातर प्रोडक्शन का वर्क हाथों की बजाय फैक्ट्रियों में किया जाने लग गया। ठीक है, पहले सारा का सारा काम मैनुअल, ठीक है, मैनुअल हुआ करता था प्रोडक्शन का वर्क, और बाद में इसी चीज को टेक ओवर कर लिया मशीन्स। ठीक है, ये मशीन्स कहां पर होती थी? नॉर्मली फैक्ट्रीज में। और इसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला जाता है। क्यों? पहली बात, जो मैनुअल प्रोडक्शन होती थी किसी भी चीज की, जैसे कपड़ा बनाने की बात कर लो, तो उसमें बहुत ज्यादा लेबर का यूज किया जाता था, फाइन, लेबर का, और टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। अब वही कपड़ा अगर मशीन में बने तो बहुत फास्ट बनेगा। अब प्रोडक्शन ज्यादा होने के कारण ज्यादा रॉ मटेरियल भी चाहिए, इसके कारण एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रही थी। और चीज, ये जो हैंडमेड वर्क है जो मशीनों से होने लग गया, अब वो मशीनें कहां पर अवेलेबल होती थी? फैक्ट्रीज में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों बोला जाता है? कि थोड़े से ही टाइम में, कम समय में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप हो जाना, उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। स्टार्टिंग इसकी हुई बेसिकली इंग्लैंड से, और धीरे धीरे ये सारे यूरोप में और उसके बाद सारी दुनिया में फैल गया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के कारण जो सोसाइटी में चेंज को ट्रिगर कर दिया। क्यों? अब मैं जो पॉइंट्स दिखाऊंगा उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, आई होप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप समझ गए होंगे। और इसके कारण जो लोग गांव से निकल के शहरों में आगे बस गए, शहर बड़े हो गए साइज में, क्योंकि लोग माइग्रेट हो गए बहुत सारे। ठीक है, पॉइंट बड़े सिंपल है, इसके अंतर्गत आते हैं। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन there was a huge change in the social setup of society triggered by urbanization, and industrial
रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोशल सेटअप है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया, और अर्बनाइजेशन ने और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, ठीक है, इसे और ज्यादा स्पार्क दे दिया। अर्बनाइजेशन क्या होती है कि गांव के लोग जब सिटी में माइग्रेट होकर चले जाते हैं, वहां शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो उसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन, क्योंकि सिटियों का यानी कि शहरों का विस्तार होना, उसके साइज में बढ़ोतरी होनी, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ज्यादातर जो थे रूरल एरिया से लोग छोड़ के अब अर्बन सिटीज में बसने लग गए, सिटी की स्ट्रेंथ गिनती बढ़ने लग गई, और क्या हुआ कि शहरों के साइज ज्यादा बड़े हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट इसी से निकल के आगे आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन bring men, women and children to factories there were long working hours and wages were poor। ठीक है, तो ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें मेल, फीमेल और चिल्ड्रन थे, वो सारे के सारे फैक्ट्रियों में काम करने लगे। फैक्ट्री में क्या सीन था कि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा लॉन्ग होते थे और उन्हें जो वेजेस दिए जाते थे वो बहुत ज्यादा कम थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट was common। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट थी ये कॉमन हो चुकी थी। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन हो चुकी थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, न्यू प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन created due to overpopulation in the cities। सिटी में बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट होके आ गए थे। ठीक है, और इसी कारण वहां पर हाउसिंग की और सैनिटेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। दैट्स वाई बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से चलाए गए ताकि इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके।
और स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं ये वाला वीडियो। फर्दर हम प्रोसीड करेंगे सोशलिज्म के बारे में। ये मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा डिटेल में बताने की कि सोशलिज्म जो यूरोप में आया उसकी बैकग्राउंड क्या है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये बेस है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हमने यही डिस्कस करना है डिटेल के बारे में, व्हाट इज सोशलिज्म, हाउ सोशलिज्म बिकेम पावरफुल इन यूरोप एंड हाउ द रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड। और रशियन रेवोल्यूशन में भी सीरीज आ जाती है पूरी, 1905 रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, और उसके बाद का भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। द रूल ऑफ व्लादिमीर इलिच उलियानोव मींस लेनिन या स्टालिन का। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग।